हेलो दोस्तों, आज हम अगले डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं। तो चलो फिजिक्स का अगला डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि गाउस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमको ये देखना है कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो ये क्या है, एक पतली चादर है और इस पतली चादर पे एक समान आवेश है, धनावेश हम यहाँ पे दिखाया गया है। धनावेश होगा तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके लंबवत बाहर की ओर होगी, और अगर ऋणावेश होता तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो लंबवत अंदर की तरफ होती। यहाँ पे देखा गया कि इसको हम कल्पना किए कि गाउस की प्रमेय की सहायता से हम अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इसमें हम कल्पना करेंगे कि एक बेलन का गौसियन पृष्ठ होगा, और इस गौसियन पृष्ठ पे हमने देखा कि 3 पार्टों में डिवाइड कर दिए, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष और एक गौसियन पृष्ठ का पक्ष हो गया। तो इसको हमने मान लिया S1 और S2 और S3। यहाँ पे देखा गया है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वैद्युत क्षेत्र का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह दोनों एक समान है, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो 0 बन जाएगा। यहाँ पर भी S1 के लिए भी देखा गया है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत देखा गया, समांतर जब है, तो इसमें क्या क्या देखा गया कि थीटा इक्वल टू जो गया वो 0 हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या है, लंबवत है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और क्या है वैद्युत ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उससे क्या लंबवत है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चलो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम इसी फिगर की सहायता से लिखेंगे कि माना एक समतल चादर, ये क्या है, एक समतल चादर है ABCD। तो हमने लिखा कि माना एक समतल चादर ABCD जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखो सब एक समान रूप से क्या है, वितरित है। चादर का आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। सिग्मा जो सिग्मा है ये क्या है, सिग्मा इक्वल टू हमको मिल जाएगा Q अपान A, जहां Q क्या है, आवेश है, A क्या है, क्षेत्रफल है पूरे चादर का, और ये हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा A। यहां से हम देखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स इस पे देखेंगे तो ये छोटी छोटी इकाइयों में इसको डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्टों में डिवाइड किया, φ1 φ2 φ3। तो φ1 φ2 φ3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो φ1 φ2 φ3 जो है यहाँ पे हो जाएगा, ये एक लघु मतलब यहाँ पे अल्पतम जो क्षेत्रफल है उसका गॉसियन पृष्ठ जो होगा φ1 हो जाएगा। φ1 के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें हम S1 कर लेंगे और हो जाएगा ये वेक्टर E और वेक्टर dA। ऐसे ही हम ले लेंगे दूसरा φ2 इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन S2 इक्वल टू S2 इंटू वेक्टर E और वेक्टर dA। और यहां पे हम ले लेंगे तीसरा, अगर हम ले लेंगे φ3 इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा S3 वेक्टर E वेक्टर dA। ये किसके किसके लिए, φ1 इसके लिए हो जाएगा, φ2 क्या है इसके लिए हो जाएगा, और φ3 क्या है इसके लिए। ये सब क्या है, गॉसियन पृष्ठ, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा किसके, 3 भागों के लिए, बायां पक्ष के लिए, दायां पक्ष के लिए और गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ये तीनों पार्टों में डिवाइड है। अब इसको हम देखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स हमको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, φE इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो यहां से इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे क्या मिलेगा हमको, देखेंगे कि φE इक्वल टू मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हम यहां से रख लेंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन S1 और वेक्टर E वेक्टर dA प्लस में इंटीग्रेशन S3 वेक्टर E वेक्टर dA प्लस इंटीग्रेशन S3, ये S2 रहेगा और ये क्या है, S3 रहेगा, हो जाएगा वेक्टर E वेक्टर dA। और जब इसको हम सदिश निरूपण को हटाएंगे, सदिश रूप को हटाएंगे, तो हमको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा, φ सफिक्स E इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन
S1 EDA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 के लिए EDA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 के लिए EDA cos थीटा। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसके लिए एंगल जो मिल रहा है, ये वाला एंगल कितना है, S1 वाला एंगल मिल गया हमारे पास कितना, 0। तो देखेंगे यहां पे हम थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू मिल गया 0। इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या है, S2 के लिए क्या है 90 डिग्री, तो लिख लेंगे 90। और इसके लिए क्या है, इसके लिए थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 0, क्योंकि ये 0 है। तो चलो और आगे हम इसमें चलते हैं। आगे चलेंगे इसमें, तो आगे क्या है इसमें देखा जाएगा। तो इसमें मिल जाएगा हमें मिलेगा कि फाई सफिक्स ई इक्वल टू मिल जाएगा, इसका हम ले लेंगे तो इंटीग्रेशन S1 ई डी ए कॉस 0 प्लस में इंटीग्रेशन S3 S2 EDA कॉस कितना है 90 प्लस इंटीग्रेशन EDA कॉस 0। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी तो जरूरत है नहीं, ये तो हमारा हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे इरेज कर देंगे और आगे चलेंगे। तो देखो यहां पे हमें पता है कि कुछ वैल्यू है जो cos 0 का मान क्या होता है, जैसे हम यहां पे लिख लेते हैं कि cos 0 इक्वल टू होता है 1 और cos 90 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये हमारे पास फार्मूले होते हैं और इस फार्मूले को हम क्या करेंगे यहां पे देख लेंगे। जब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे तो ये मिल जाएगा हमको क्या, फाई सफिक्स ई इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन S1 और ये तो हमारा हो जाएगा क्या ई डी ए इंटू 1 और प्लस में इंटीग्रेशन S2 और S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा S2 EDA cos 90 का मान हो जाएगा 0 प्लस में इंटीग्रेशन EDA और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फाई सफिक्स ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमारे कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये 0 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कट जाएगी। और कटने के बाद हमको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन EDA और ये S1 बच गया और फिर बचा क्या S3 बच जाएगा प्लस में इंटीग्रेशन S3, ये भी क्या है EDA है, ये दोनों समान है कोई दिक्कत नहीं। ये जो किसके साथ हम करें DA के साथ करें तो E क्या हो जाएगा कांस्टेंट जो बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन S1 DA और प्लस में इंटीग्रेशन S3 और ये हो जाएगा E बाहर हो जाएगा और क्या मिलेगा DA। अब DA की जो वैल्यू मिलेगी हमको क्या मिल जाएगी E, इसका जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हो जाएगा क्या A और प्लस में क्या हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा A, तो क्या हो जाएगा EA, तो कितना EA 2EA हो जाएगा, किसके बराबर फाई सफिक्स E के बराबर, फाई सफिक्स E के बराबर इतना हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे क्या समीकरण नंबर मानेंगे 1, क्या मानेंगे समीकरण नंबर मान लेंगे 1। यहां तक हमको आ गया। अब देखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है देखेंगे यहां पे हम गॉस की प्रमेय से
गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या है, फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या है, गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय का सूत्र इसके पहले हम इस वीडियो अगले वीडियो पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व यहां पे हम निकाले हैं, देखो तो यहां से हम ले लेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ए को इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए, ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 3। अगर हम समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रखते हैं तो हमें मिल क्या जाएगा, फाई सफिक्स ई, यहां पे लिख लेंगे हम कि समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 3 से क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ई इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा ए अपान में क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा इस तरह कुछ। फिर इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर, इसको यहां से हम देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे किसकी, फाई सफिक्स ई की वैल्यू हम इसमें जब रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां भी देख लेते हैं ऊपर, तो मिलेगा हमें, तो यहां पे अगर हम देख लें तो फाई सफिक्स ई की वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या देखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है फाई सफिक्स ई इक्वल टू है 2e ए, और जब फाई सफिक्स ई की वैल्यू हम यहां से रखेंगे तो ये मिल जाएगा क्या, सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e ए, तो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये मिल जाएगा क्या, 2e बराबर मिल जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हो जाएगा E इक्वल टू जब हम देखेंगे तो E इक्वल टू मिल जाएगा क्या, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो यहां से हमको ये फार्मूला प्राप्त कर लिए, और अगले डेरिवेशन के लिए अगली वीडियो में